नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह। आप जुड़ चुके हैं हमारे YouTube चैनल से। रेलवे एग्जाम को टारगेट करते हुए हम डिस्कशन कर रहे हैं। ये हमारी 5th क्लास है रेलवे एग्जाम को टारगेट करते हुए। तो जल्दी से सभी लोग जुड़ जाएं क्लास के साथ और क्लास को शेयर जरूर कर दें। 8 बज चुके हैं, ठीक है। हम डिस्कस कर रहे हैं रेलवे एग्जाम में जो डिफरेंट एग्जाम है रेलवे के अंदर, वो जो हुए हैं उनमें जो पिछले सालों में प्रश्न पूछे गए हैं वो शामिल किए गए हैं प्रैक्टिस सेट में, और साथ ही साथ जो संभावित प्रश्न हैं जो आ सकते हैं वो भी शामिल किए गए हैं इस प्रैक्टिस सेट में, ठीक है। क्लास के अंत तक बने रहिए। क्लास के लास्ट में जाके कुछ स्टैटिक जीके के फैक्ट्स डिस्कस करेंगे। हर क्लास में करते हैं, इसमें भी करेंगे, तो वो बहुत ही हेल्पफुल है आपके एग्जाम में, क्योंकि रेलवे में स्टैटिक जीके भी काफी पूछी जाती है। तो वो पूरे फैक्ट्स एक साथ हम डिस्कस करते हैं क्लास के एंड में, ठीक है। जल्दी से फटाफट से जुड़ जाइए क्लास के साथ। हम शुरू करते हैं। चूज द ऑड वन, बेजोड़ को चुने। अब देखो भाई, ये चार हैं, इनमें से 3 आपस में मैच कर रहे होंगे, एक मैच नहीं कर रहा है आपस में, तो उसको चुनना है। ऑप्शन जल्दी से पढ़ें आप लोग, ऑप्शन जल्दी से पढ़ें, उसको चुनना है आपको। बताओ भाई, जल्दी से बताओ। 21वां प्रश्न, राजेंद्र प्रसाद, राधा कृष्णन, जाकिर हुसैन, जवाहरलाल नेहरू। बता दो भाई, कौन सा ऑड वन आउट आपको फाइंड आउट करना है। ऑड वन आउट यानी कि जो मैच नहीं कर रहा है उसको अलग करके बताना है। तो देखो भाई, राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति रहे, राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति रहे, राधा कृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये उपराष्ट्रपति भी रहे, राष्ट्रपति भी रहे, तो है ना, राष्ट्रपति रहे ये। उसके बाद जाकिर हुसैन साहब ये भी राष्ट्रपति रहे, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रपति नहीं रहे, है ना। तो ऑड कौन सा हो गया इसमें, पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑड हो जाएगा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं, और ये राष्ट्रपति नहीं बने। तो ये हो जाएगा ऑड वन आउट। ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको सारी चीजों को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है, सिलेबस पर फोकस करते हुए और पिछले सालों में पूछे गए प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, ठीक है भाई। आगे देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज बीन द गवर्नर ऑफ बिहार। निम्नलिखित में से वो कौन सा राष्ट्रपति है जो बिहार का गवर्नर भी रह चुका है, बिहार का गवर्नर रह चुका है। बताओ भाई। तो देखो भाई, 1957 से लेकर 62 तक, 1957 से लेकर 62 तक जाकिर हुसैन बिहार के गवर्नर रहे हैं। 1957 से लेकर 1962 तक ये बिहार के गवर्नर रहे हैं, बिहार के राज्यपाल रहे हैं, ध्यान रखना, बिहार के राज्यपाल रहे हैं ये। उसके बाद 1962 में ये उपराष्ट्रपति बन जाते हैं। 1962 में ये उपराष्ट्रपति भी रहे हैं, ध्यान रखना है, उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। पूरे 5 साल 62 से लेकर 67 तक, ठीक है, 67 तक उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। तो ये ध्यान रखना है, राष्ट्रपति भी रहे। तो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन देखिए आप, ये गवर्नर रहे, ये वाइस प्रेसिडेंट रहे, ये प्रेसिडेंट रहे। तीनों पोस्ट पर इन्होंने काम को संभाला है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो ये याद रखना है आपको। आगे देखें, हाउ इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड। भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव या उपराष्ट्रपति का चयन कैसे किया जाता है, चुनाव कैसे किया जाता है। तो देखो भाई, क्या डायरेक्ट नेशनल इलेक्शन होते हैं, तो डायरेक्ट इलेक्शन तो नहीं होते, इतना तो हमें आभास है।
इतना तो हमें पता है कि प्रत्यक्ष रूप से चुनाव नहीं होते, क्योंकि उपराष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से यानी कि इनडायरेक्ट इलेक्शन के जरिए चुना जाता है। तो ये तो गलत है। नॉमिनेशन बाय प्रेसिडेंट, क्या राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत कर दिया जाता है भारत के उपराष्ट्रपति को? राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत कर दिया जाता है। बताओ भाई, ऐसा है क्या? ये भी गलत है। तो नॉमिनेशन नहीं होता है दोस्त। थ्रू डायरेक्ट इलेक्शन बाय द एमपीज ऑफ लोकसभा एंड एमएलएज ऑफ विधानसभा, क्या लोकसभा के एमपी और विधानसभा के एमएलए के द्वारा डायरेक्ट इलेक्शन होता है? ये भी गलत है। तो थ्रू इलेक्शन बाय द एमपीज ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, बिल्कुल सही बात है। राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा उपराष्ट्रपति को चुना जाता है। तो यहां मैं बता देता हूं आपको, वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्रोसेस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन। वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव के बारे में हम बात कर रहे हैं। और वाइस प्रेसिडेंट का जो चुनाव है वो इनडायरेक्ट होता है दोस्त। इनडायरेक्ट यानी कि अप्रत्यक्ष होता है दोस्त, है ना, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन इज दैट इलेक्शन वेयर कॉमन पीपल और आम जनता विल नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन प्रोसेस और कास्टिंग द वोट। वोट डालने में आम जनता अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करती है। कौन करता है? तो ध्यान रखना, ऑल मेंबर्स ऑफ लोकसभा प्लस राज्यसभा ये वोट देते हैं। तो आंसर डी सही हो जाएगा दोस्त, मेरे भाई डी सही हो जाएगा। क्लियर कर लेना इसको। आगे देखिए, इफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बिलोंग्स टू अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, अगर भारत का प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन से संबंध रखता है, तो इन ऑप्शंस को पढ़ें और अपना सही जवाब दें। हमें पता है, इफ एनी कैंडिडेट एनी पर्सन वांट्स टू बिकम प्राइम मिनिस्टर और any minister in central government, he or she has to be a member of Lok Sabha और राज्यसभा। इन दोनों में से किसी एक का मेंबर होना पड़ेगा। तो वही ये केस दे रहे हैं आपको, ऐसी सिचुएशन बता रहे हैं कि इन केस प्राइम मिनिस्टर इज अ मेंबर ऑफ द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग दिस स्टेटमेंट। तो समझिए, अगर प्रधानमंत्री, अपर हाउस मतलब राज्यसभा, अगर प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तब प्रधानमंत्री बना है, तो एग्जांपल ले लें, मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य थे। मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री बने वो राज्यसभा का चुनाव लड़कर आते थे, लोकसभा का नहीं। तो अब यहां एग्जांपल ले लेते हैं, मनमोहन सिंह हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं। अब देखो ऑप्शन पढ़ो, ही विल नॉट बी एबल टू वोट इन हिज फेवर इन द इवेंट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन जब लाया जा रहा है, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव अगर सदन में लाया जा रहा है, तो वो प्रधानमंत्री अपने फेवर में वोट नहीं कर सकता अगर वो राज्यसभा का सदस्य है तो। बिल्कुल सही बात है। कॉन्फिडेंस मोशन एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये दो मोशन होते हैं। तो कॉन्फिडेंस मोशन तो रूलिंग पार्टी लेकर आती है विश्वास दिलाने के लिए सदन में कि हां हम हैं, अभी हमारे पास मेजॉरिटी है। नो कॉन्फिडेंस मोशन हमेशा विपक्ष लेके आता है, अपोजिशन, किसके खिलाफ? रूलिंग पार्टी के खिलाफ। तो अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया है विपक्ष, तो उस पर वोटिंग होगी कि पास होगा या फेल। तो उसमें वोट नहीं कर सकता प्रधानमंत्री, अगर प्रधानमंत्री राज्यसभा से चुनकर आया है तो। समझ गए? बहुत बढ़िया, ठीक है। आगे, द पर्सन who returned his honor to the Indian government on May 30, 1919, वो व्यक्ति कौन सा है जिसने अपना सम्मान वापस कर दिया था मई 1919 में? तो भैया वो व्यक्ति कोई और नहीं,
वो व्यक्ति रविंद्रनाथ टैगोर हैं। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर हैं। तो ध्यान रखना, रविंद्रनाथ टैगोर की एक बुक है गीतांजलि। रविंद्रनाथ टैगोर की एक बुक है दोस्त गीतांजलि। तो गीतांजलि के लिए इनको नाइटहुड की उपाधि मिली थी। गीतांजलि के लिए इनको नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, उपाधि मिली। लेकिन दोस्त क्या होता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। इसलिए दुखी होकर, क्योंकि वहां लोग मारे जाते हैं, इस घटना से दुखी होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने जो नाइटहुड की उपाधि उन्हें गीतांजलि के लिए मिली थी, उस नाइटहुड की उपाधि को वापस कर देते हैं। ये ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर? ध्यान रखेंगे ये। उसके बाद देखें, द टाइटल गिवन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू महात्मा गांधी विच ही सरेंडर ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज। ब्रिटिश सरकार के द्वारा महात्मा गांधी को दी गई वह उपाधि थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान त्याग दिया था। तो महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि मिली थी दोस्त? महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि मिली थी? तो केसर ए हिंद बोला जाता था इनको। क्या बोला जाता था? केसर ए हिंद बोला जाता था। याद रखेंगे, केसर ए हिंद। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे। पंजाब केसरी किसे बोला जाता था? पंजाब केसरी किसे बोला जाता था दोस्त? जल्दी से बताओ, पंजाब केसरी किसे बोला जाता था? ठीक है, ध्यान से। ठीक है, तो याद रखेंगे, केसरे हिंद इनको उपाधि मिली थी जिसे उन्होंने त्याग दिया। महात्मा गांधी सस्पेंडेड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बिकॉज। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन रोक क्यों दिया? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन काहे रोक दिया भाई? तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन इसलिए रोक दिया था क्योंकि चोरी चोरा की घटना हो गई थी। चोरी चोरा की इंसिडेंट हो गई थी। क्योंकि महात्मा गांधी जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला रहे थे तो उन्होंने सबसे, उनका यह संदेश था कि भैया नो वायलेंस, हिंसा नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहां तो पुलिस स्टेशन पे हिंसा हो गई तो गांधी जी ने वो वापस ले लिया। परेशान हो गए, उन्होंने कहा कि ये असहयोग आंदोलन तो मैंने ब्लंडर कर दिया, ये मुझे नहीं करना चाहिए था, इसकी वजह से इतनी हिंसा हुई है। ठीक है, तो ध्यान रखना, चोरी चोरा इंसिडेंट जो थी उसकी वजह से असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस वर फाउंडेड ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। 1920 से 1922 तक जो असहयोग आंदोलन चलाया गया उसमें कौन से इंस्टीट्यूशंस बनाए गए? करेक्ट आंसर बताना है। कौन से इंस्टीट्यूशन बनाए गए, ये करेक्ट आंसर बताना है आपको। जल्दी से बताओ कौन से इंस्टीट्यूशंस बनाए गए थे। तो ध्यान देंगे, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और जामिया मिलिया, ये तीनों बनाए गए थे। तो जो काशी विद्यापीठ है वो 1921 में बनाया गया। ठीक है, और जो गुजरात विद्यापीठ है वो 1920 में बनाया गया। ठीक है, और उसके बाद जामिया मिलिया इस्लामिया भी 1920 में बनाई गई। जामिया मिलिया इस्लामिया ये अलीगढ़ में थी जो 1920 में बनाई गई है ना। ये कहां बनाई गई? जामिया मिलिया अलीगढ़ में बनाई गई। लेकिन बाद में इसको लाया गया कहां पर? दिल्ली। बाद में कहां लाया गया इसको? दिल्ली लाया गया। बनी थी अलीगढ़ में जामिया मिलिया, इसका कोई संबंध नहीं है। जामिया मिलिया बनी थी अलीगढ़ में, बाद में दिल्ली में लाया गया। गुजरात विद्यापीठ 1920 में और काशी विद्यापीठ 1921 में। दीज आर द इंस्टीट्यूशंस विच फाउंडेड ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है। आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। बोलो, समझ आई मेरी बात? ठीक है भाई, आगे चले। मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है और सही उत्तर का चयन करना है। तो देखो, ग्रोथ इन फूड प्रोडक्शन, खाद्य उत्पादन में वृद्धि क्या है दोस्त?
खाद्य उत्पादन में वृद्धि, खाद्य उत्पादन में वृद्धि, इसका संबंध किससे है? खाद्य उत्पादन में वृद्धि, इसका संबंध किससे है? मैच करना है दोस्त, आपको क्या करना है? मैच करना है। तो खाद्य उत्पादन का संबंध किससे है? ग्रीन रिवॉल्यूशन से, सही बात है। हरित क्रांति है ना, हरित क्रांति, हरित क्रांति का जनक एमएस स्वामीनाथन को माना जाता है। मिल्क प्रोडक्शन, दुग्ध उत्पादन, तो ये किससे संबंधित है? ये व्हाइट रिवॉल्यूशन कहा जाता है इसको। दुग्ध उत्पादन या दुग्ध क्रांति, दुग्ध उत्पादन से संबंधित जो क्रांति हुई उसे ही श्वेत क्रांति बोला जाता है। क्या बोला जाता है? श्वेत क्रांति बोला जाता है। फिशरीज से रिलेटेड, फिशरीज से रिलेटेड जो हुई, फिशरीज उत्पादन, मछली उत्पादन, उसे बोला जाता है ब्लू रिवॉल्यूशन, नीली क्रांति। ये मछली से संबंधित है दोस्त, ये मछली से संबंधित है, नीली क्रांति, ठीक है। और फर्टिलाइजर, खाद्य से संबंधित है ग्रे रिवॉल्यूशन, ठीक। तो आंसर हो जाएगा ए। आंसर क्या होगा? ए आंसर हो जाएगा। बोलो समझ आई मेरी बात? यहां तक क्लियर है? एक बार जल्दी से बता देंगे, एक बार जल्दी से बता दीजिए, यहां तक क्लियर है चीजें? बहुत बढ़िया। आगे, विच इंडियन स्टेट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मिल्स? निम्नलिखित में से वो कौन सा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा कॉटन टेक्सटाइल मिल हैं, सूती कपड़ों के मिल हैं? तो वो है दोस्त तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु है, तमिलनाडु है, ये ध्यान रखना है। पहले ये मद्रास के ही पार्ट हुआ करते थे, तमिलनाडु है ना, अब तेलंगाना बाद में बन गया हैदराबाद, सॉरी आंध्र प्रदेश। तो तमिलनाडु में सबसे ज्यादा कॉटन टेक्सटाइल मिल्स हैं, कॉटन टेक्सटाइल, सूती कपड़े के मिल, सूती कपड़ों के मिल सबसे ज्यादा है, ध्यान रखेंगे। क्लियर है भाई? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, क्लियर है? यहां देखो, अब हम कुछ फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं, स्टैटिक जीके के, हिस्ट्री से रिलेटेड हैं, ये प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। देखते हैं क्या है। ज्योतिबा फुले, ये बात कर रहे हैं हम दोस्त ज्योतिबा फुले के बारे में, ज्योतिबा फुले के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, इनका पूरा नाम ज्योतिराव गोविंदराव फुले था। क्या था? इनका पूरा नाम ज्योतिराव गोविंदराव फुले था। इनका जन्म 1827 में पुणे के एक माली परिवार में हुआ था। पुणे के एक माली परिवार में 1827 में इनका जन्म होता है। इन्होंने पिछड़ी जाति स्त्रियों और निम्न जाति के लोगों की शिक्षित बनाने का प्रयत्न किया। इन्होंने पिछड़ी जाति की स्त्रियों, निम्न लोगों को शिक्षा पहुंच सके, शिक्षा उन्हें मिल सके, इसके लिए इन्होंने खूब प्रयास किया है। 1851 में उन्होंने पुणे में एक कन्या विद्यालय ओपन किया। 1851 में कन्याओं को, लड़कियों को एजुकेशन देने के लिए एक कन्या विद्यालय ओपन किया। 1872 में उन्होंने एक पुस्तक गुलामगिरी लिखी। तो ध्यान रखना, ये सवाल कई बार पूछा गया है, गुलामगिरी के लेखक कौन है? गुलामगिरी, गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो वो है ज्योतिराव फुले। कौन है? ज्योतिराव फुले। तो 1872 में ये पुस्तक लिखी इन्होंने, 1872 में एक पुस्तक लिखी गुलामगिरी, ठीक है, जिसमें उन्होंने पुरोहित वर्ग को सम्मान का शोषण बताया। जो पुरोहित वर्ग है, ब्राह्मण वर्ग, उसको बताया इन्होंने कि समाज का शोषण यही वर्ग करता है। कौन करता है? समाज का शोषण यही वर्ग करता है, ऐसा उन्होंने कहा। उनकी कुछ और पुस्तकें हैं, जैसे कि सार्वजनिक सत्य धर्म धर्म, तृतीय रत्न, इशारा, शिवाजी की जीवनी, ये इनकी अन्य पुस्तकें हैं। कौन कौन सी? सार्वजनिक, सत्य धम्म धर्म, और तृतीय रत्न, और इशारा, और शिवाजी की जीवनी, ये ज्योतिराव फुले की ही किताबें हैं, ध्यान रखना। लोग इन्हें प्यार से महात्मा कहते थे, तो महात्मा ज्योतिराव फुले, लोग इन्हें प्यार से महात्मा कहते थे, तो नाम हो गया महात्मा ज्योतिराव फुले। इन पर शिवाजी महाराज, जॉर्ज वॉशिंगटन, वासुदेव बलवंत फड़के और टॉमस पेन की पुस्तक राइट्स ऑफ मैन का प्रभाव था। इनके ऊपर जो प्रभाव था वो किस किस का था? तो शिवाजी महाराज का, जॉर्ज वॉशिंगटन, वासुदेव बलवंत फड़के, इनका। 1890 में श्री फुल्के का देहांत हो गया।
1890 में ज्योतिराव फुले खत्म हो गए, इनका देहांत हो गया। अब यहां देखो, भारत में जो अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज हुआ, अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज, अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज, तो आपको अच्छे से पता है सबसे पहले कौन आया? पुर्तगीज आए, है ना। डच तो बाद में आए, लेकिन पुर्तगीज आए सबसे पहले, पुर्तगीज गए भी सबसे बाद में भारत से। यहां हम बात करेंगे डच के बारे में। तो जो डच लोग थे उन्होंने अपने जो सेटलमेंट है, फैक्ट्रीज हैं, वो कहां कहां बनाई। तो एक प्रश्न आया था कि निम्नलिखित में से किस जगह डच ने अपने केंद्र स्थापित नहीं किया था। तो उसके लिए जरूरी है याद रखना आपको कि कहां पे किया था। तो देखो, डच जो लोग थे इन्होंने फैक्ट्री कहां पर बनाई? मसूलीपट्टनम में 1605 में बनाई, और ये आंध्र प्रदेश में है। 1605 में मसूलीपट्टनम में बनाई, आंध्र प्रदेश में, पहला। दूसरा, पोतीपोली, ये 1608 में आंध्र प्रदेश में बनाई। और पुलिकट, ये 1610 में तमिलनाडु में बनाई। सूरत 1616 में गुजरात में बनाई। और कराईकल 1645 में तमिलनाडु में बनाई। और चिंसूरा 1653 में पश्चिम बंगाल में बनाई इन्होंने कंपनी। पटना में 1658 में बिहार में। और बालासोर 1658 जो कि उड़ीसा में है। और नागपट्टनम 1659 तमिलनाडु में। और कोचीन जो कि 1663 में बनाई, केरल में है कोचीन। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, अच्छे से भूलना बिल्कुल नहीं है। ये स्टैटिक पॉइंट्स हैं जो आपको रिमाइंड करते रहना है। आप जो भी नोट्स हैं आपके, वैसे तो ये चीजें आपने पढ़ ली होंगी, अगर किसी किताब से पढ़ा है आपने। अगर कोई चीज आपको लगता है कि मिस हो रही है तो उसको साइड से नोट कर लें आप। एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूं, आप इसको साइड से नोट कर लें वीडियो को पॉज करके। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्लियर है? क्लियर है भाई? ठीक है, क्लियर। तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल से। जो भी स्टूडेंट नए हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं, तो देखिए हमने एसएससी के जो एग्जाम हुआ अभी चल रहे हैं, तो उसको टारगेट करते हुए 100 से प्लस क्लासेस अवेलेबल हैं, जिसमें हमने जीएस डिस्कस की, एसएससी की। अब रेलवे का हमने शुरू किया है, तो रेलवे की ये 5th क्लास है आपकी, है ना। डेली मंडे टू सैटरडे रेगुलर 8 बजे क्लास होती है। डेली मंडे टू सैटरडे रेगुलर 8 बजे क्लास होती है। मात्र आधा घंटे की क्लास है। क्वेश्चन और उसके साथ एक्सप्लेनेशन, बहुत जानकारी मिलती है आपको। कोई भी डाउट है आप कमेंट करके हमें बताइए, उस चीज को अगली क्लास में आपको समझाया जाएगा। उससे रिलेटेड कोई डाउट है वो डाउट क्लियर किया जाएगा। कुछ टॉपिक हैं जो आप समझना चाहते हैं वो भी मेंशन कर सकते हैं। कुछ और ऐड ऑन करना चाहते हैं इस चीज में, आपको लगता है कि सर ये और कर दीजिए, तो वो भी बताइए। तो आपका जो फीडबैक है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मिलेंगे हम इसी उम्मीद के साथ कि रेगुलर आप अच्छे से क्लास देख रहे हैं, और अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे। मैं प्रेमपाल सिंह विदा लेता हूं आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद।